नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मूवीज टाइम चैनल में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द टुमारो वार फिल्म को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म का पहला सीन है 2051 का, जहाँ पर आधी से ज्यादा दुनिया तबाह हो चुकी है। और फिर एंट्री होती है क्रिस प्राट की, जो की डैन फॉरेस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो की ऊपर से जंप लगाकर नीचे कूदता है और सीधे जाकर पानी में गिरता है और फिर वहां से निकलकर वह अपने मिशन के लिए रेडी हो जाता है। अब कहानी पहुंचती है 2022 दिसंबर में और डैन किसी से अभी फिलहाल फोन पर बात कर रहा है और वह बात कर रहा है जॉब के बारे में। और मंथ दिसंबर का है, इसलिए क्रिसमस डे का माहौल है और उसके घर भी पार्टी हो रही है। तब वह घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। वह अपनी बेटी और बीबी से बहुत प्यार करता है, लेकिन डैन अपनी वाइफ को बताता है कि उसे एक अर्जेंट काम आ जाने के कारण वह इस पार्टी में नहीं रुक पाएगा। तब वह अपनी वाइफ से वादा करता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द वापस घर आ जाऊंगा। तब डैन घर से बाहर निकलता है और उसके पास कॉल आता है उसके बॉस का, और उसका बॉस उससे बोल रहा है कि अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान और ज्यादा एक्सपीरियंस वाला इंसान मिल चुका है, इसलिए अब तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दो, डैन एक साइंटिस्ट है और अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। ये बात सुनकर डैन इमोशनल हो जाता है और चुपचाप घर में जाता है। अब डैन अंदर जाता है, जहाँ उसकी बेटी और उसकी वाइफ समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो डैन के साथ हुआ है। तब उसकी वाइफ और बेटी उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं और एक तरफ फुटबॉल मैच भी चल रहा है। लेकिन तभी फुटबॉल मैच रोमांचक हो जाता है और सभी लोग टीवी देखने लगते हैं। और फिर अचानक ही टीवी पर स्क्रैचेस आते हैं तो सभी लोग डर जाते हैं। जहां एक फुटबॉलर गोल करने ही वाला होता है कि सामने से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से बहुत सारे सोल्जर निकल कर आते हैं। वह सोल्जर सभी को बताते हैं कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं और हम लोग फ्यूचर में जंग लड़ रहे हैं और ये दुनिया 30 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। वह सोल्जर कहती है कि हम इस जंग को हारने वाले हैं, इसलिए हमें तुम सभी लोगों की मदद चाहिए है। अब 12 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर उस सोल्जर की बात मानकर आधे से ज्यादा सोल्जर को फ्यूचर में भेज दिया था और वह सभी लोग मर गए थे। अब आधे से ज्यादा सोल्जर तो मर चुके हैं, इसलिए वह लोग गुहार लगाते हैं आम आदमियों को तैयार करने के लिए, उन्हें जंग के लिए तैयार करने के लिए। अब अगले सीन में हम डैन को देखते हैं, जो कि एक स्कूल में साइंस को पढ़ाता है। अब डैन सभी को पढ़ा रहा होता है, लेकिन सभी स्टूडेंट के मुंह उतरे हुए दिखाई देते हैं। तो डैन उनसे कहता है कि चलो आप ही बता दो हम क्या पढ़ें। तो उनमें से एक लड़का हाथ खड़ा करता है जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन हमेशा ज्वालामुखी के बारे में सवाल पूछता है, इसलिए डैन उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। मार्टिन ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ जानता है, बल्कि वह एक एक्सपर्ट है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में बाद में मार्टिन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और तभी डैन के पास एक अलर्ट मैसेज आता है। डैन के पास जो अलर्ट मैसेज आया था वह कुछ सोल्जर का था और वह सोल्जर्स लोगों को फ्यूचर में भेजते हैं। अब डैन को भी उन लोगों ने बुला लिया है और डैन से कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछने के बाद उसके कपड़े उतरवाते हैं और फिर उसे एक चेयर पर बिठालते हैं और फिर एक मशीन में और उसका हाथ डलवाते हैं। वह मशीन लोगों के फ्यूचर की डेथ का पता लगा सकती है कि वह कब मरेगा। तब उन सोल्जर को पता चलता है कि डैन अक्टूबर 2030 में मर जाएगा। डैन की डेथ का पता तो लगा लिया, लेकिन वह अब डैन के हाथों में एक डिवाइस को लगा देते हैं जिससे लोगों को फ्यूचर में भेजा जाता है। और वह इस डिवाइस को जंप वेंट कहते हैं। और वह उससे कहते हैं कि अगर तुमने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की या फिर भागने की कोशिश की तो हम इस डिवाइस के जरिए तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं, जिसके कारण तुम्हें सजा भी हो सकती है। तब वह ऑफिसर डैन से कहते हैं कि तुम अपने सारे काम निपटा लो, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी फ्यूचर में जाने के लिए। अब अगले सीन में डैन की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से बात कर रही है जो फ्यूचर में जंग पर जाते हैं। तभी वहां पर डैन आ जाता है और डैन उसे डिवाइस बताता है। यह देखकर डैन की वाइफ शॉक हो जाती है और वह उसे बाहर लेकर आती है। डैन की वाइफ उससे कहती है कि तुम इस डिवाइस को निकलवा लो, हम लोग बहुत दूर भाग जाएंगे। लेकिन डैन उससे कहता है कि इसे निकलवाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तब डैन की वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हें किसके पास जाना। अब डैन पहुंच जाता है उस डिवाइस को निकलवाने के लिए, और जो अभी बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है वह डैन का फादर है। और डैन का फादर पायलट है और वह ऐसे ही प्लेन वगैरह को सुधारता है और इन डिवाइसों को भी निकालने का काम करता है। डैन अपने फादर से नफरत करता है क्योंकि उसकी मॉम को डैन के फादर ने छोड़ दिया था। डैन के फादर यहाँ पर छिपकर काम करते हैं, जो कि इलीगल है। और डैन के फादर के साथ डैन जब उल्टी सीधी बातें करने लगता है तो डैन के फादर को लगता है कि वह यहाँ पर जासूसी करने आया है। तो डैन के फादर उसके ऊपर शराब फेंक देते हैं और उस डिवाइस को नहीं निकालते हैं। ये देखकर डैन उन्हें बहुत बुरा सुनाता है। अब अगले सीन में डैन और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ
डैन उसकी वाइफ से कह रहा है कि वह इस डिवाइस को नहीं निकलवा पाएगा और अब उसे इस जंग पर जाना ही पड़ेगा। तब वह अपनी बेटी के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि मुझे 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा काम के लिए। लेकिन उसकी बेटी समझदार है और वह समझ जाती है कि वह जंग पर जा रहा है। तब वह बोल देती है कि क्या आप जंग पर जा रहे हैं? तो डैन उससे कहता है कि हाँ, मैं जंग पर जा रहा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और इतना कहकर वह चला जाता है। अब डैन आ चुका है 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पर, जहाँ ट्रेनिंग होने के बाद उसे फ्यूचर में जंग पर भेजा जाएगा। अब यहाँ पर मुलाकात होती है उसकी चार्ली से। चार्ली का रोल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस फिल्म के लिए। जब टीम अनाउंस्ड होती है तो पता चलता है कि डैन और चार्ली एक ही टीम में है। अब अगले सीन में एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है डोरियन। डोरियन फ्यूचर की जंग में 3 बार जा चुका है और वापस भी आ चुका है। ट्रेनिंग के दौरान सभी को बताया जाता है कि आप सभी लोग 7 दिन के लिए जंग पर जाएंगे और सभी के हाथों पर जो डिवाइस है उसमें टाइमर सेट रहेगा 7 दिनों का। और वह उन्हें बता रहे हैं कि जंप लिंक एक ब्रिज के द्वारा काम करता है जिसे डीप्स वेल कहते हैं। डैन और चार्ली बात कर रहे होते हैं कि अचानक ही इमरजेंसी अलार्म बजता है और वह अलार्म है इन्हें फ्यूचर की जंग में भेजने के लिए। अभी इन लोगों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, लेकिन फ्यूचर की जंग में हालात बिगड़ चुके हैं, इसलिए अब इन्हें जल्दी भेजना पड़ेगा। तब सभी लोगों को फ्यूचर की जंग में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जो कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं, पर बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। और फिर कॉल आता है एक कर्नल का, जो कि फ्यूचर में ही बातें चल रही है, जहाँ पर कॉल आता है डैन के पास। वह कर्नल डैन से कहती है कि अब इस टीम को तुम लीड करोगे। वह कर्नल डैन से कहती है कि हमारी एक टीम तुम्हारी सामने वाली बिल्डिंग में फंसी हुई है और अब तुम्हें रेस्क्यू मिशन करना होगा। तब सभी लोग रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और उस बिल्डिंग की ओर निकल पड़ते हैं। उस बिल्डिंग पे पहुंचने के बाद उन्हें वो कुछ हलचल तो दिखाई देती है पर कोई दिखता नहीं है, पर वह पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद देखते हैं कि वह सभी लोग मर चुके हैं। जिन लोगों को टीम ने मारा है उन्हें एलियंस नहीं बल्कि व्हाइट स्पाइक्स कहते हैं, और उन्हीं एक व्हाइट स्पाइक्स में से डोरियन एक छोटा सा अंग काट लेता है और रख लेता है। अब यहाँ पर डैन कर्नल को खबर करता है कि टीम मिल तो चुकी है पर वह सभी लोग मर चुके हैं। तब कर्नल डैन से कहती है कि तुम्हें लैब 2 में जाना पड़ेगा और वहां से तुम्हें कुछ नीली शीशियां लेकर आना पड़ेगा जो कि हमारे मिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तब डैन उन नीली शीशियों को ढूंढने लगता है और एक तरफ बाहर वॉच आउट कर रहे कुछ सोल्जर्स बताते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स बिल्डिंग की ओर घुस रहे हैं, और कर्नल डैन से कहती है कि जिस जगह पर अभी तुम हो उस पूरे शहर को एयर स्ट्राइक करके उड़ाया जाने वाला है, इसलिए तुम्हारे पास समय भी बहुत कम है। तब डैन को वह नीली शीशियां मिल जाती है और वह बाहर की ओर आने लगते हैं, लेकिन सामने के दरवाजे पर व्हाइट स्पाइक्स हैं, इसलिए वह एग्जिट डोर से जाते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जिट डोर से जाने लगते हैं तो वहां पर एंट्री होती है व्हाइट स्पाइक्स की, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है। उसे देखकर सारे सोल्जर्स डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वह फायर करने लगते हैं और सभी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन व्हाइट स्पाइक्स बहुत ही ज्यादा तेज है और वह सभी को मारने लगता है। अब जैसे तैसे सभी लोग बच जाते हैं और कर्नल डैन से कहती है कि सभी लोगों को बाहर निकालो, क्योंकि वहां पर एयर स्ट्राइक से अटैक करने वाले हैं और पूरे शहर को उड़ाया जाने वाला है। लेकिन तभी एक इंसान नीचे गिर जाता है और डैन उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। तब डैन को देखकर पूरी टीम भी नीचे कूद जाती है, लेकिन अब यहाँ पर खतरा व्हाइट स्पाइक्स का नहीं है बल्कि एयर स्ट्राइक का है। तब वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है और सभी लोग भाग तो जाते हैं, पर उनमें से कुछ ही लोग बच पाते हैं। अब थोड़ी देर बाद डैन बेहोश होकर उठता है और वह अपनी डिवाइस को देखता है तो अभी भी उसके पास 140 घंटे हैं इस जंग में रुकने के लिए। चार्ली भी बच चुका है और जो कि उसके बाजू में ही है, और जब वह दोनों बाहर जाते हैं और फिर वह डोरियन के पास जाते हैं तो डोरियन से पूछते हैं कि कितने लोग बच पाए हैं, तो वह कहता है हम तीनों ही बच पाए हैं। और डोरियन डैन से कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर हम उसे नहीं बचाते तो हम सभी लोग बच जाते। अब अगले सीन में डैन की मुलाकात होती है कर्नल से, जो कि उन्हें लीड कर रही थी। सभी लोग कर्नल को कर्नल फोस्टर कह के बुला रहे हैं और यह सुनकर डैन को पता चलता है कि कर्नल का नाम है म्यूरी फोस्टर, जो कि उसकी बेटी है, और यह बात उसकी बेटी को भी पता है। म्यूरी डैन को बताती है कि उसने पढ़ाई में क्या क्या किया, और म्यूरी उसे बताती है कि वह सिर्फ आप जैसा बनना चाहती थी। अब डैन म्यूरी को हक करना चाहता था, लेकिन म्यूरी उससे कहती है कि अभी हमें सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए। म्यूरी डैन को बताती है कि अभी जिन व्हाइट स्पाइक्स से तुम्हारा पाला पड़ा था वह नर थे, और मादा जो होती है वह जमीन के अंदर घोंसला बनाकर रहती है, और वह पल पल बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स को जन्म भी देती है। उसे बचाने के लिए बहुत सारे नर अपनी जान भी दे सकते हैं। तब म्यूरी और डैन उस मादा व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ने के लिए एक मिशन पर निकल पड़ते हैं,
और वह इस मिशन में कामयाब भी रहते हैं और उस मादा व्हाइट स्पाइक्स को वह पिंजरे में डाल लाते हैं। अब थोड़ी दूर जाने के बाद डैन म्यूरी को बताता है कि वह 2030 में मर जाएगा, वह सिर्फ 7 साल ही जिंदा रहने वाला है। म्यूरी डैन को बताती है कि आप में बहुत सारे चेंजेस आए थे, आपने मेरी मॉम को छोड़ दिया था और मेरे 16 बर्थडे पर आपने मुझे भी छोड़ दिया था और आपका एक कार एक्सीडेंट के दौरान आपकी मृत्यु हो गई थी और मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाई थी। मैं हमेशा आपके बारे में सोचती थी और रोती थी। अब जो मादा व्हाइट स्पाइक्स है उसके ऊपर जहर काम नहीं करता। इन लोगों ने कुछ दिन पहले एक जहर बनाया था जो कि फेल हो चुका था और अब वह फिर से एक जहर बनाने वाले। अब सैकड़ों हजारों एक्सपेरिमेंट और टेस्ट के बाद वह जहर बनाते हैं पर 37 या फिर 50 के आसपास ही बॉन्ड रिकॉर्ड होता है। तब म्यूरी डैन को कहती है कि हम इस जहर को बना तो लेंगे पर आपको इस जहर के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा। हम इस जहर के कुछ सैंपल से बना पाएंगे, इसलिए आप इस जहर को वापस लेकर जाइएगा और वहां से बहुत सारा जहर बनाकर वापस आइएगा। लेकिन डैन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि डैन को और म्यूरी को भी पता है कि वह जिंदा नहीं रहने वाले। और फिर अचानक ही 100% बॉन्ड मैच हो जाता है और जहर तैयार हो जाता है और एक तरफ जिस व्हाइट स्पाइक्स को पिंजरे में इन्होंने लेकर आए थे वह भी जाग चुकी और फिर एक बहुत जोर से आवाज आती है और इन्हें पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स ने हमला कर दिया है और वह हमला हजारों लाखों की संख्या में। जिन व्हाइट स्पाइक्स ने हमला किया है उन्होंने उस मादा के लिए किया है और वह उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तब डैन और म्यूरी भागने लगते हैं लेकिन एक व्हाइट स्पाइक्स म्यूरी को जख्मी कर देता है। तब म्यूरी डैन से कहती है कि वह हमेशा आपके जैसे बनना चाहती थी और डैन का भी समय खत्म होने वाला है क्योंकि उसका 1 हफ्ता कंप्लीट होने वाला है 1 मिनट के अंदर। और इसी इमोशनल मूवमेंट के साथ डैन वापस चला जाता है और म्यूरी मर जाती है। तब डैन वापस चला जाता है और जागता है प्रेजेंट में। डैन की आंखें खुलने के बाद वह सोल्जर्स को बताता है कि उसने फ्यूचर से जहर लेकर आया है और उसे ज्यादा मात्रा में बनाइए ताकि मैं फिर से जाकर सभी को मार सकूं। लेकिन वह सोल्जर उसे बताते हैं कि वह पोर्टल बंद हो चुका है, अब फ्यूचर में कोई भी नहीं जा सकता। अब अगले सीन में वह घर जाता है और वह मिलता है अपनी बेटी म्यूरी और अपनी वाइफ से। वह इमोशनल हो जाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि उसने फ्यूचर में म्यूरी को देखा और मरते हुए भी देखा और वह उसे नहीं बचा पाया। तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि कोई तो तरीका होगा जिससे तुम इन सबको रोक सको। तब वह जाता है डोरियन के पास और डोरियन से मिलने के बाद वह जाता है चार्ली के पास। डैन उनसे कहता है कि जहाँ पर व्हाइट स्पाइक्स पैदा हुए थे हम वहीं पर जाकर इन्हें मारेंगे, बस हमें यह पता लगाना है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब डोरियन ने फ्यूचर की जंग में जो एक अंग काटा था उसके जरिए उन्हें एक ज्वालामुखी के बारे में पता चलता है और ज्वालामुखी के बारे में मार्टिन से अच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता। हाँ दोस्तों, मार्टिन वही है जो कि डैन की क्लास में हमेशा ज्वालामुखी के बारे में ही सवाल करता था। मार्टिन उन्हें बताता है कि रूस में एक ज्वालामुखी के पास कुछ राख मिली है और वहाँ पर इनके होने की पूरी संभावना है। तब वह रूस जाने के लिए कुछ बड़े ऑफिसर से परमिशन लेने लगते हैं लेकिन वह ऑफिसर मना कर देते हैं। तब डैन जाता है अपने डैड के पास और उनसे कहता है कि हमें एक पायलट की जरूरत है और एक प्लेन की जरूरत है क्योंकि हमें जाना है रूस। तब वह रूस के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर राख मिली थी और कुछ टेस्टिंग के बाद उन्हें पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स यहीं पर है और वह उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट करने के बाद वह अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स यहीं से पैदा हुए थे और वह जहर निकाल कर बारी बारी से सभी के अंदर डालने लगते हैं और जहर अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स को मार दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स जाग जाते हैं और वह इन पर अटैक कर देते हैं। अब इतने सारे व्हाइट स्पाइक्स को मारना नामुमकिन था और अगर वह इधर उधर भाग जाते तो ये मिशन फेल हो जाता, इसलिए डोरियन उस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देता है और डोरियन वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ पर चार्ली, डैन और डैन के डैड बचे हुए हैं और उन्हें पता चलता है कि एक व्हाइट स्पाइक्स मादा वाली यहाँ से भाग चुकी है। तब वह उस मादा व्हाइट स्पाइक्स का पीछा करते हैं और उससे खतरनाक तरीके से लड़ाई करते हैं। लड़ाई के दौरान ऐसा लगता है कि डैन या डैन के डैड तो मर ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और वह उस मादा व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं। अब अगले सीन में डैन की वाइफ और उसकी बेटी म्यूरी को दिखाया जाता है और डैन म्यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे दद्दू से मिलवाता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मूवीज टाइम का हिस्सा बने। जय हिंद दोस्तों।